Whatever you do, do your best, be honest, give you 100%, don't take shortcuts, that's very important. My future plan is still to work endlessly. जब तक मैं हूँ, जब तक रिटायर नहीं होता. I am a very invested researcher. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आदाब, गुड आफ्टरनून. मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हो, सुन रहे हैं शो सैटरडे ब्रांच. वेल, इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से. आज के सैटरडे ब्रांच के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट. आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं और लेक्चरर भी हैं. वेल, इस तरह का एक्सटेंसिव और इम्प्रेसिव क्रेडेंशियल्स मैंने आज तक ना देखे ना पढ़े. मेरी बेहद खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर आमिर Ahmed. Let's welcome him. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? I'm doing good. Walaikum assalam Nazia. Thanks for having me. आप एक सीनियर रिसर्चर भी हैं और इस जर्नी की शुरुआत कब कैसे हुई, इस एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताएं प्लीज. मेरा सारा करियर ही एज अ रिसर्चर रहा है. So my credentials are I'm a biochemist by training. Okay. तो मैंने BSc, MSc और डॉक्टरेट everything was in biochemistry way back in India. And then I migrated to US. So my first job ever, मेरा पहला जॉब जो था वो US में था. अच्छा. Way back in 2001. और तब से फिर मैं 20-21 साल US में रहा और फिर यहाँ अभी 2-2.5 साल पहले कतर आया. जहाँ तक रिसर्च की बात है, PhD से लेके और उसके बाद से my focus has been on cancer research. तो I worked at some of the most prestigious institutions. काफ़ी US के बहुत नामी जगह जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, बहुत प्रेस्टीजियस जगह है, वहाँ मैंने काम किया. मिशिगन में काम किया. तो आई बीन लकी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. जहाँ तक रिसर्च की बात है, मेरा फोकस हमेशा कैंसर में रहा है. मेरी PhD भी कैंसर पे ही थी और लास्ट 20-25 सालों से या मे बी और 27-28 सालों से मैं कैंसर पे ही काम करता हूँ. कुछ कैंसर पे ज़्यादा, लाइक ब्रेस्ट और लंग कैंसर. उसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट, आई एम पार्ट ऑफ हमद मेडिकल कॉरपोरेशन, जहाँ की मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ, ग्रुप लीडर. और मेरा अपॉइंटमेंट डर्मेटोलॉजी में है, रुमेला हॉस्पिटल में. सो मैं कुछ स्किन डिजीज़ पे भी काम करता हूँ, स्किन कैंसर पे भी और कुछ क्लासिकल स्किन डिजीज़. और जब आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर या इवन लंग कैंसर बहुत बड़ी चीज़ें हैं. यू ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स. तो मेरा फोकस हमेशा रहा है थिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स एक बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू, व्हाट हम जो करते हैं डेली लाइफ में एज ए रिसर्चर, हमारा मकसद है सबसे बड़ा ये कि ऑफ कोर्स जो एंड गोल है हमारा वो यही है किसी तरीके से इन सब बीमारियों के इलाज निकाल पाएँ नए. लेकिन इलाज निकालना बहुत आसान है कहना. व्हाट इज़ मोर डिफ़िकल्ट इज़ और द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप पहले समझें उस बीमारी को. चाहे वो कैंसर हो जाए और कैंसर भी जब हम बात करते हैं, कैंसर इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़. हर ऑर्गन का एक डिफरेंट कैंसर है. इवन जब मैं ब्रेस्ट कैंसर पे काम करता हूँ तो ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत डिफरेंट तरीके के हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर पे काम करने वाला एक ही ब्रेस्ट. इट्स इटसेल्फ अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस. ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में बहुत तरीके का. तो हर आदमी का एक निश होता है, एक एरिया होता है जिस पे काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक. तो मैं कोशिश करता हूँ ये जानने की कि ऐसा क्या होता है और कि नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स बन जाते हैं. कैसे स्टार्ट होता है कैंसर. हम लोग की ये पहली वो है अप्रोच समझने की, कि क्योंकि अगर जब तक हम समझेंगे नहीं कि बीमारी कैसे बढ़ रही है, कैसे शुरू हुई, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, तब तक हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जहाँ पे हम उसको चोट पहुँचा सकते हैं. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ डिजीज, दैट्स आवर फर्स्ट गोल. एंड देन ऑफ कोर्स वी आल्सो वर्क ऑन ड्रग डिस्कवरी. ड्रग तो फिर उसके बाद आता है कि अच्छा, आपको बीमारी अगर आप समझ पा रहे हैं तब कैसे उसको नया इलाज निकाल सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी डू एज अ रिसर्चर इन अ नटशेल. ओह माय गॉड, दैट्स रियली डिफिकल्ट वन. मतलब आपको उसके साथ रहना ही पड़ता है. यू हैव टू बी पूरे टाइम तक. और मुझे लगता है एक तरह की एज अ रिसर्चर इंक्विजिटिवनेस और एक डेस्परेशन भी होता होगा, एट टाइम्स. और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स. Inquisitive is part and parcel, yes. You have to be curious होना है, नए क्वेश्चंस पूछना है आपको. ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी हो चुका है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. यू हैव टू फाइंड न्यू वेज, न्यू थॉट्स, न्यू लाइंस ऑफ थिंकिंग. it's an ever learning process. Journey. Yes, of course. Okay sir, researchers के लिए कहा जाता है कि they often encounter unexpected challenges. तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा चैलेंज जिसे आपने फेस किया और फिर later on overcome किया?
कैंसर के बारे में जो भी है, द बैड थिंग इज हम हर आदमी किसी ना किसी को जानता है जिसको कोई ना कोई कैंसर हुआ होगा, फैमिली में, दोस्तों में, एवरीवन इज अफेक्टेड. तो जब मैंने इस पे काम शुरू किया था मे बी ऑलमोस्ट 18 ईयर्स बैक, तो बहुत ज़्यादा मॉडल सिस्टम्स भी नहीं थे हम लोगों के पास स्टडी करने के लिए. और जैसे मैंने बताया कि एक हमारा मेन गोल है टू स्टडी हाउ इट प्रोग्रेसेस. तो वी वांट टू सी हाउ इट गोज फ्रॉम लेट्स से few cells or few hundred cells to a well formed tumor. तो of course we have some what we call cell line model. cell line हम काम करते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ काम हमारा माइस पे भी होता है, which is humans पे हम लोग नहीं कर सकते, of course. That's the last thing. When we find a therapy then only we can try it as a clinical trial in humans. लेकिन उससे पहले एनिमल मॉडल में करते हैं. तो एनिमल मॉडल में हम लोगों ने स्टडी किया, उसमें हम लोगों ने ट्यूमर्स इंजेक्ट किए, सेल्स, कैंसर सेल्स, और जैसा कि हम ह्यूमंस में भी देखते हैं कैंसर सेल्स हर जगह जाते हैं. तो ये जो चैलेंज की जैसे बात हुई, तो चैलेंज हमारे सामने ये था कि अब हम उन सेल्स को ट्रैक कैसे करें. सेल्स तो डाल दिए, अब सेल कैसे पता चले कि वो सेल्स कितने लंग में गए हैं या कितने बोन में गए. और जैसे मेरा जो इंटरेस्ट था वो ब्रेन में और ऑर्गन्स में, फिर भी आप हो सकता है एक सर्जरी करके माउस को खोल के और उसको देख लें ट्यूमर फॉर्म हो रहा है. लेकिन अगेन मैं एक और जो मेरा चैलेंज था वो ये था कि हम लोग जो ट्यूमर अपरेंट होता है, जो आई से आप देख पाएँ, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, जबकि वो ट्यूमर नहीं दिख रहा है, अभी कुछ ही सेल्स हैं, मे बी कुछ 100 सेल्स, उसको कैसे विजुलाइज करें. तो इसके लिए हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा तरीका है. जैसे लोगों ने देखा होगा वो कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जुगनू की तरीके से, जो रात में चमकते हैं, राइट. और ऐसे ही कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म, कुछ ओशन बेस्ड भी होते हैं. जेलीफिश है जो कि कलर बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं उसको. आपने अगर किसी एक्वेरियम में या जू में देखा होगा, बड़े अच्छे रंग बिरंगे जानवर होते हैं, पानी में जेलीफिश होती है. तो जेलीफिश से एक प्रोटीन आइसोलेट हुआ था काफ़ी साल हो गए अब, तो वो कह रहा था ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन, GFP. तो उस प्रोटीन की वजह से जेलीफिश जिनमें होता है वो ग्रीन दिखती हैं. तो हमने क्या किया, हमने ट्यूमर सेल्स में वो प्रोटीन डाल दिया, वो जैसे वो इनिशियली दिखने लगे हैं. जी, तो वो अब क्या होता है उन सेल्स में, अब जिन सेल्स में भी वो ग्रीन प्रोटीन गया, और वो सेल्स पर हमने माउस में इंजेक्ट किए. और फिर उसके बाद अब हमको कोई बायोप्सी या कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो अब जानवर जिंदा है, उसको बस थोड़ा सा आप कुछ दे दीजिए एनेस्थीसिया, और उसको एक स्कैनर पर रख दीजिए, और वो स्कैन करके सिर्फ ग्रीन फ्लोरेसेंस आप देखते हैं. तो सब लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में. तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, एक छोटा सा प्रोटीन जो कि नेचुरल, उसको सेल्स में डाल के. और अब हमको वरना ब्रेन बायोप्सी, आप सोचिए अगर ब्रेन में मुझे देखना है तो इट्स वी हैव टू सैक्रिफाइस दैट एनिमल. अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, अभी आपने बताया कि आप जो है इस बात पे ज़्यादा काम, आपकी रिसर्च इस बात पे ज़्यादा बेस्ड है कि वो कैसे स्प्रेड हो रहा है जी डिफरेंट ऑर्गन्स में. ये भी आप मुझे बताइए, क्या आप कभी आने वाले टाइम में ये भी रिसर्च करना चाहेंगे, इसकी खास वजह क्या है? दैट्स $1 million क्वेश्चन. आई होप, आई विश आई हैड एन आंसर. बहुत सारी थ्योरीज हैं इस चीज़ की, और स्पेशली लाइक ब्रेस्ट और कुछ गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में कुछ जीन्स के बारे में अब हम सोचते हैं कि शायद इन जीन्स के होने या ना होने. देखिए, दो चीज़ें हैं जीन्स की. जब हम बात करते हैं, एक ब्रैका जीन है, काफ़ी लोग कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी देखते हैं, अपने लोग जीनोटाइपिंग भी करवाते हैं. और कुछ जीन्स हैं जिनके बारे में हमें को मालूम है कि अगर वो जीन एब्रप्टली है, कम है या ज़्यादा है, तो चांसेस हैं ज़्यादा उस कैंसर के होने के. तो पब्लिक बहुत सी प्रीएम्प्टिवली सर्जरीज भी करवा लेते हैं. कुछ ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेस्ट को रिमूव भी करा लेते हैं बहुत से लोग, ये सोच के कि शायद चांसेस ज़्यादा हैं. बट अदर देन दैट अभी भी कोई ऐसा 100% ये कहना कि किसको होगा, ये बहुत मुश्किल है. लाइक मैं जब मेटास्टेसिस पर भी काम करता हूँ, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि मेटास्टेसिस किस पेशेंट में होगा. हर पेशेंट में नहीं होता है. कुछ पेशेंट्स हैं जो कि कैंसर फ्री हो गए, तो दे आर कैंसर फ्री फॉर लाइफ लॉन्ग. अच्छा, जी हाँ. और लेकिन कुछ हैं जिनको लंग में मेटास्टेसिस हो रही है, या ब्रेन में, या बोन में. क्यों हो रही है, कोई अभी आंसर नहीं है हम लोगों के पास. सो व्हाट ड्राइव्स यू टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी विद योर वर्क? यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी डिजीज. लाइक मैं तो कैंसर पे काम करता हूँ, और मेरी रिसर्च जो है मोस्टली लेबोरेटरी बेस्ड है. बट वी ऑल्सो वर्क ऑन व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशनल रिसर्च, विच मीन्स मैं एक्चुअली पेशेंट्स के साथ भी, आई एम नॉट अ फिजिशियन, I don't go and see patients. I do not, let's say, I'm not involved in their therapy. But as part of my research,
आई हैव कोलैबोरेशंस विद क्लिनिशियंस, तो मैं जाता हूँ, पेशेंट्स को देखता हूँ. अक्सर मैं जब उनकी सर्जरी चल रही है, किसी की बायोप्सी हो रही है या ट्यूमर रिमूव हो रहा है, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी सर्जरी हो और ट्यूमर को मैं लेके जाऊँ. कुछ ट्यूमर पड़ जाएगा उनके पैथोलॉजी में और टेस्ट के लिए, बट एक पार्ट मेरे पास भी आएगा क्योंकि आई वांट टू स्टडी. तो लेकिन इस सब के बीच में व्हेन यू लुक एट ऑल दी सफरिंग्स, ऑल दी फ्रस्ट्रेशंस, बेसिकली सफरिंग्स, that itself is enough to drive you, motivate you, that you have to make some difference. कुछ करना चाहिए. मे बी अभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट वॉट कैन वी डू मोर कि इन पेशेंट्स को आराम मिल पाए, इनके लिए नई थेरेपी बन पाए, कुछ इलाज निकल पाए. और दिस इज ट्रू फॉर एनी डिजीज, यू नो, डायबिटीज, टेक डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऑलमोस्ट इलाज किसी का भी नहीं है. वी हैव टू मैनेज देम. तो इन सब बीमारियों पर जो भी लोग काम कर रहे हैं मेरी इतना पैशनेट होंगे, एंड दे ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स फाइंडिंग अ क्योर. क्योंकि बहुत सी भी सब बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें मे बी कैंसर माइट बी इवन बेटर देन सम ऑफ देम, क्योंकि कैंसर के कई केसेस में तो आपका जब सर्जरी हो गई, सब कैंसर फ्री हो गए, देन यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशन. कोई मेडिकेशन नहीं लेना है होपफुली, अगर आप कैंसर फ्री रहते हैं. बट देयर आर अदर बीमारी हैं जो कि उनमें तो डायबिटीज़, आर्थराइटिस, यू हैव टू जस्ट बी ऑन पिल्स और मेडिकेशन ऑल योर लाइफ. अब आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? माई फ्यूचर प्लान इज स्टिल टू वर्क एंडलेसली. जब तक मैं हूँ, जब तक रिटायर नहीं होता, आई एम अ वेरी invested researcher. I hope I can make some difference. I hope we can find some, I mean, we are already on verge of couple of break through, I would say, technologies or even advancements in our knowledge. हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई आ रही हैं. I hope I can help find, at least we can better understand some of these diseases. वो एक गोल है. तो I mean, moving ahead, still I think I see myself as a researcher for life. And before we say खुदा हाफिज, मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज हमारे तमाम लिसनर्स FM 107 के, उनके नाम एक कोई खास मैसेज दें. We need more brain, we need young blood, we need people who can think outside the box. And I think that's something जो कि किसी भी प्रोफेशन, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी औरत के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रू है. Whatever you do your best, be honest, give your 100%, don't take shortcuts, that's very important. Shortcuts कभी मत कीजिए, जो कीजिए ethical कीजिए, right? और success will find its way. और probably the last thing I will say is keep listening to 107. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. आप बहुत मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, हमसे बात की. थैंक यू सो मच.